नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करते हैं खबरों का। चमोली के दशोली, नंदानगर, गैरसैंण, कर्णप्रयाग और पोखरी विकास खंड के 411 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया जारी है। पांचों विकास खंडों के 1,80,232 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह से ही मतदाता अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि अब पंचायती चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है और चमोली के दशोली, नंदानगर, गैरसैंण और कर्णप्रयाग में वोटिंग हो रही है। लगभग 411 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान को किया जा रहा है। वहीं पांचों विकास खंडों के 1,80,232 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह से ही मतदाता अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान कर रहे हैं और प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चौक चौबंद की गई हैं। प्रशासन ने खास ध्यान रखा है कि किसी भी मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में किसी भी तरह की असुविधा न हो और सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। पंचायती चुनाव के लिए आज मतदान जारी है। वहीं दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज जारी है और पौड़ी जनपद के 7 विकास खंडों के 540 ग्राम पंचायत में संपन्न होने हैं, ये जिसके लिए 548 मतस्थल बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से ही मतदान स्थलों पर धीमे धीमे लोग वोट देने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और वहीं सुबह हुई बारिश से मतदाताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बुजुर्ग मतदाता रहते हैं, ऐसे में मतदान केंद्र तक पहुंचने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे लोग घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों को बेहतर बताया जा रहा है। चरण के मतदान होने थे वो आज से शुरू हो गए हैं। लगभग 8 बजे से ये मतदान शुरू हो गए थे। हालांकि सुबह से लगी बारिश ने मतदाताओं की मुश्किलें जरूर बढ़ाई थी, लेकिन अभी तक 30% मतदान हो चुके हैं। मैं बता दूं कि लगभग जो 540 ग्राम पंचायतें हैं, इन पे ये चुनाव होने हैं, जिसके लिए 7 विकास खंडों में 548 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। देखिए, पंचायत चुनाव में जो स्थितियां होती हैं उसके हिसाब से तो मतदान बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जैसा आप यहाँ कोठार पोलिंग बूथ पे देख रहे हैं तो लगभग 205 वोटरों में अभी तक लगभग 40 से 42 की वोटिंग हो चुकी है। 2 घंटे का समय अभी हुआ है, लेकिन अनुरोध ये रहेगा मतदाताओं से कि आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें मतदान में, तभी जाके इस लोकतंत्र को मजबूती मिल पाएगी। मेरी ग्राम सभा में जितने भी मतदाता है सभी वोट देने आए। 205 वोट में से अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं, इसलिए मतदान स्थान पर आए और पूरा अपना वोट दीजिए। बहुत ज्यादा अभी बहुत परेशानी हो रही है, हम घर से ला रहे उन्हें और बारिश के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। सतीश, आज दूसरे चरण का मतदान है, ऐसे में कैसा देखा जा रहा है और किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, मैं बात करूं दूसरे चरण का मतदान है। लोगों में उत्साह है, लेकिन उत्साह के साथ साथ आज है पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना थी और बारिश हो रही है, तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन लोगों में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग मतदान करने जा रहे हैं और द्वितीय से जो ये पंचायत चुनाव में इसमें खास करके ये देखा जाता है, इसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि
जो ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं वहां से जो है विकास की नींव रखी जाती है गांव से, तो उसको लेकर जो है इस अच्छी वोटिंग होती है, तो उसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जो बाहर से लोग थे वो भी जा रखे हैं और सभी लोग जो है वोट में इसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हाँ, ये है कि आज थोड़ा बारिश है तो बारिश के कारण कुछ खलन हो सकता है, लेकिन उत्साह अच्छा देखने को मिल रहा है और व्यवस्था अच्छी कर रखी है। ये नहीं है कि व्यवस्था की कमी हो, व्यवस्था पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने हर जगह हर जिले में अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लगता है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक जो है 33% वोटिंग हो चुकी है। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के पंचायती चुनाव में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और ये मतदान सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया है। ऐसे में वोटिंग जारी है और मतदान बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अगर हम बात करें पहले चरण की, तो भारी संख्या में जनता ने अपने मत का प्रयोग किया था। वहीं भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पहले चरण का मतदान संपन्न हुए हैं, जिसमें 68% मतदान हुआ है, जो कि एक सुखद संदेश दे रहा है। वहीं दूसरे चरण के मतदान में 106 वर्ष की वृद्धा ने गैरसैंण में वोट दिया है। ये एक खुशी की बात है कि जनता में जागरूकता है और वो अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हमारी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और बीजेपी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएगी। चरण का मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें 68% वोट डले हैं, जो काफी सुखद है परिणाम, क्योंकि भारी संख्या में हमारे वोटर वोट डालने आ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अभी मुझे न्यूज के माध्यम से ये पता लगता है कि 106 साल की वृद्धा जाती हैं और गैरसैंण में वोट डालती हैं। तो ये देखने को मिल रहा है कि वोट डालने के लिए, अपना लोकतांत्रिक अधिकार को समझने के लिए जब इस तरह से बुजुर्ग भी वोट डालने जाते हैं तो समाज के लिए वो एक प्रेरणा बनते हैं। उसी प्रकार से आज द्वितीय चरण का मतदान है, इसमें भी पूरे उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से लोग वोट डालने आ रहे हैं, अच्छा मतदान प्रतिशत रहेगा और निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में हमें देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारी बहुमत से हम ये पंचायत चुनाव को फिर से जीत। सतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश, अब बीजेपी अपने जीत के दावे करती हुई नजर आ रही है, तो जमीनी स्तर पे क्या दिख रहा है? देखिए, अब जमीनी हकीकत तो तब देखने को मिलेगी जब रिजल्ट आएगा, लेकिन हाँ, भाजपा जब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई तब से दावे कर रही है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं, जो भाजपा निर्धारित प्रत्याशी हैं, उनका वोट प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा और वो जीत के आएंगे। और उनका कहना है कि हमने काफी जगह बहुत अच्छी कोशिश कर रखी है और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है, वोटिंग परसेंटेज का बहुत अच्छा परसेंटेज है, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो उसी को लेकर जो है भाजपा अति उत्साहित है कि जिला पंचायत में जितने भाजपा प्रत्याशी हैं और जिनको भाजपा ने टिकट दिया, जिनको अपने उससे उतारा है, जिनके लिए प्रचार प्रसार किया है, तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा इस समय लगता है कि भाजपा जिस हिसाब से चल रही है, तो हो सकता है वोट प्रतिशत उनका मार्जिन अच्छा रहे, तो उसको लेकर काफी उत्साह है कि भाजपा ने कोशिश भी काफी करी और कैंडिडेट भी बहुत अच्छे उतारे। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के दूसरे चरण के मतदान आज जारी हैं और सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लोगों की लाइनें देखी जा रही हैं मतदान देने के लिए। वहीं देहरादून जिले के 3 ब्लॉक सहसपुर, डोईवाला और रायपुर ब्लॉक में चुनाव शुरू हो चुके हैं। सहसपुर ब्लॉक में 247 बूथ, डोईवाला ब्लॉक में 273 और रायपुर ब्लॉक में 61 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सहसपुर ब्लॉक में 30 संवेदनशील बूथ हैं, जबकि 130 बूथों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से सभी पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता मनीष उपाध्याय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, क्या देखा जा रहा है? आज चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में देहरादून में क्या स्थिति देखी जा रही है? जी मैं अभी बताना चाहूंगा, इस समय जो त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसको देखते हुए जो है पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है और जब जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं,
वो सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए सभी बूथ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो है 3 जो ब्लॉक है यहाँ पर इस समय डोईवाला, सहसपुर और रायपुर, आज इनमें चुनाव होना था और सुबह से यहाँ पर लंबी कतारें देखी जा रही है। ऐसे में जो है जो ब्लॉक सहसपुर है वहाँ पर 247 बूथ है और डोईवाला में 273 और रायपुर में 61 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और लगभग जो तीनों ब्लॉक हैं इनमें कुल 581 बूथों पर मतदान आज होना है और चल रहा है मतदान सुबह से ही। वहीं 30 संवेदनशील बूथ ऐसे हैं कि जो 130 बूथ जो अति संवेदनशील रखा गया है जिनको, वहीं पर जो सुरक्षा है, सुरक्षा के यहाँ पर जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं लगातार सुबह से ही लोग जो है अपने मत का प्रयोग पहुंच रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस समय यहाँ पर चुनाव जो है वो निकल रहा है। जी मनीष, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। देहरादून में साइबर ठगों ने खेल पुरस्कार के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। ऐसे में ठगों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाकर खुद की भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का आयोजक बताया है। वहीं एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि साइबर ठगों ने खिलाड़ियों को ठगने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने का जाल बिछाया है। इसके लिए एक फर्जी वेबसाइट बनाकर इस पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस वेबसाइट पर उत्तराखंड के राज्यपाल पीटी उषा, नीरज चोपड़ा जैसी शख्सियतों को पुरस्कार चयन समिति का सदस्य दर्शाया गया है। वहीं वेबसाइट को खोलने पर इस पर डोनेशन के लिए एक क्यूआर कोड भी जनरेट होता है। इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की है। हमें अब देहरादून जिले में इस एफआईआर को देहरादून जिले में भेजा जा रहा है और एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि इस मामले में 0 एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस की कार्यवाही जारी है। इसमें ये स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी करके एक वेबसाइट है और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये फेक वेबसाइट है और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का फोटोग्राफ का गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करके उसमें उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है, जो कि गलत है। कुछ और वरिष्ठ पदों पे जो हमारे लोग हैं उनको भी उसमें उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। इस संबंध में हमें जानकारी मिली थी तो एक एफआईआर रजिस्टर करी है और हमने देहरादून जिले को उसको ट्रांसफर किया है और वेबसाइट को डाउन करने के लिए इसमें हाईकोर्ट से पत्राचार किया है। तो इसमें विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो जिसने भी ये बनाई है उसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई अभी करी जाएगी विवेचना के बाद। आपको बता दें कि अभी एक साइबर ठगी का मामला सामने आया है और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का आयोजक बताया है साइबर ठगों ने खुद को। वहीं एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि साइबर ठगों ने खिलाड़ियों को ठगने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने का जाल बिछाया था। इसके लिए एक फर्जी वेबसाइट भी उन्होंने बनाई थी और उस वेबसाइट के द्वारा वो आवेदन भी मांग रहे थे। इस वेबसाइट पर उत्तराखंड के राज्यपाल पीटी उषा, नीरज चोपड़ा जैसी शख्सियतों को पुरस्कार चयन समिति का सदस्य दर्शाया गया है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार बने हुए हैं और आपको जानकारियां दे रहे हैं। सतीश, साइबर ठगी को लेकर के आखिर क्या अपडेट्स हैं? ये 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए उसमें खेल ठगी में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार है उसमें जो है एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने कहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय खेलों में कुछ जिस तरीके की दिक्कतें हुई उसको लेकर काफी ज्यादा जब हंगामा हुआ था, उससे लेकर चाहे नीरज चोपड़ा की बात करूं चाहे पीटी उषा की बात करूं, ये जो ठगी वाला मामला आया तो इसको लेकर काफी संज्ञान लिया सरकार ने भी और खेल विभाग ने, और इसको लेकर काफी चर्चाएं चली उस समय भी। और जो है जिस तरीके से ये सारा मामला सामने आया तो उसको लेकर अब एसटीएफ जो है जांच कर रही है और इसको लेकर काफी संज्ञान ले रही है कि क्यों ये इस तरीके से राष्ट्रीय पुरस्कार जो ठगी का मामला जब सामने आता है तो ये खेल भावनाओं को लेकर काफी दुखदायी होता है, क्योंकि प्रदेश में एक जो है खेल को लेकर काफी उत्साह था, लेकिन जब इस तरीके की बात सामने आती है तो लोगों में काफी निराशाजनक नजर आता है। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है और ऐसे में इसी क्रम में नगर निगम ने कूड़ा उठान की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है। पहले घरों से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एजेंसी के पास थी, लेकिन लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए अब ये जिम्मेदारी सीधे नगर निगम ने अपने हाथों में ले ली है।
नगर निगम द्वारा तैनात पर्यावरण मित्रों को समय पर वेतन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। नगर आयुक्त ने यह भी बताया है कि इस बार मानसून में जल भराव की स्थिति पहले की तुलना में काफी कम रही है। इसका श्रेय नगर निगम की समयबद्ध कार्य योजना को जाता है, जिसके अंतर्गत जनवरी माह से ही नाले और खालों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया था। प्राप्त होती थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जबकि स्ट्राइक की स्थिति आ गई और लगातार जो स्ट्राइक्स होती थी, कूड़ा उठान को लेकर के शिकायतें प्राप्त होती थी। उसी सब के क्रम में नगर निगम के द्वारा स्वयं अब डोर टू डोर कूड़ा उठान का कार्य किया जा रहा है, जिसको लगातार और सुधारने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। इसके अलावा जो हमारे सफाई कार्मिक हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी के कल्याण के लिए लगातार उनको प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि देने से लेकर के उनके लिए सभी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराना और समय समय पर उनके कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाते हुए उनको मेडिकल किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनके जो सैलरी आती है, जो उनका वेतन आता है प्रति माह, उसमें भी पूर्व में काफ़ी डिलेज हुआ करते थे, जिसको अब हमने निश्चित करते हुए प्रक्रिया को 1 तारीख को उनका वेतन रिलीज करने के लिए लगातार हमने उसको फॉलो किया है और 1 तारीख को उनका वेतन रिलीज किया जा रहा है। द्वाराहाट नगर से 2 किलोमीटर दूर सुराईखेत मोटर मार्ग पर एक बुलेरो कार जाकर खाई में गिर गई है और ये हादसा बद्रीनाथ हाईवे 109 पर हुआ है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन चालक एक मोड़ पर अपना संतुलन नहीं बना पाया और सड़क के नीचे 5 पलटी खाते हुए एक पेड़ से जा अटका, अन्यथा गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती थीं। और गनीमत ये रही कि वहां वाहन चालक प्रभात रघुवंशी वाहन के अंदर फंस गया, जिससे स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे बाहर निकाला और साथ ही पुलिस की गाड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वाराहाट के द्वारा मदद भी दी गई। सभी 4 घायलों का उपचार किया गया, मगर चालक प्रभात रघुवंशी को आगे रेफर कर दिया गया है। थाना द्वाराहाट पुलिस की त्वरित कार्यवाही से घायलों को तुरंत इलाज कराया गया है। तहसीलदार तितिक्षा जोशी ने स्वास्थ्य केंद्र जाकर घायलों का हालचाल भी लिया है। आपको बता दें कि द्वाराहाट के पास ये सड़क दुर्घटना देखी गई है, जहां पर एक बोलेरो वाहन सड़क से 100 किलोमीटर नीचे खाई में जाकर के गिरा है और ये दुर्घटना बद्रीनाथ हाईवे 109 पर हुई है। वहीं लोगों के अनुसार वाहन चालक एक मोड़ पर अपना संतुलन नहीं बना पाया, जिसके कारण वो जाकर खाई में गिर गया। इसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गनीमत ये रही कि चालक को वाहन के अंदर से निकाला गया है और उसको आगे रेफर कर दिया गया है। वहीं बाकी के लोगों का उपचार अभी चल रहा है। थाना द्वाराहाट पुलिस की त्वरित कार्यवाही से घायलों को तुरंत इलाज किया गया है और तहसीलदार तितिक्षा जोशी ने स्वास्थ्य केंद्र जाकर घायलों का हालचाल भी लिया है। धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी झांगुर बाबा से जुड़े अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद दून पुलिस ने इस मामले से जुड़ा एक और मुकदमा दर्ज किया है। थाना रानी पोखरी को मिली शिकायत के आधार पर अब्दुल रहमान के बाद अब अब्दुल रहमान पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आरोप है कि अब्दुल रहमान समेत कई मुस्लिम युवक वादी की पुत्री को जबरन बहला फुसलाकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब एसएसपी देहरादून के निर्देशन में टीम का गठन कर मामले की तफ्तीश शुरू की गई, तो उसके बाद जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली थी। धर्मांतरण का ये सिंडिकेट केवल अंतर्राज्यीय ही नहीं बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स तक जुड़े हुए पाए गए। रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए। धर्मांतरण कराना, धर्मांतरण के डिस्गाइज में कोई इनको गलत मिसयूज़ करना, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ब्रेन वॉश्ड जो यूथ होता है उसको कहीं ना कहीं हम स्लीपर सेल के माध्यम से गलत यूज़ कर सकते हैं, कहीं किसी टेररिस्ट एक्ट में यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इनको धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए इनको कहीं ट्रैफिकिंग भी कर सकते हैं, जो विदेशों में लड़कियों को भेजने की अक्सर प्रायः देखने में सुनने में आती है। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक मेरी इन्वेस्टिगेशन में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया, बट जो मोडस ऑपरेंडी है या विदेशों से इसका कहीं ना कहीं मनी ट्रेल है वो कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, बट अभी बहुत अर्ली है इसको कहना कि वो
वो दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है, बट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में अभी हमारे जो अक्यूज अरेस्ट हुए हैं आगरा पुलिस द्वारा, उनमें झांगुर वाले केस से क्या कनेक्शन है, इसमें थोड़ा मुझे लगता है अभी इन्वेस्टिगेशन मोर डेप्थ में जाने के बाद ही बताया जाना उचित होगा। आपको बता दें कि इस समय धर्मांतरण को लेकर एक और डेवलपमेंट सामने आया है, जिसमें झांगुर बाबा के द्वारा चलाया जा रहा ये धर्मांतरण रैकेट पर एक नया खुलासा हुआ है कि इसके तार सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाए जा रहे हैं। थाना रानी पोखरी को मिली शिकायत के आधार पर अब्दुल रहमान के बाद अब ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोप है कि अब्दुल रहमान समेत कई मुस्लिम युवक वादी की पुत्री को जबरन बहला फुसलाकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे थे। मामले की गंभीरता से देखते हुए जब एसएसपी देहरादून के निर्देशन में टीम का गठन कर मामले की तफ्तीश शुरू की गई तो उसके बाद ये बात सामने आई है कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हुए हैं। धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी झांगुर बाबा से जुड़े अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद दून पुलिस ने अब इस मामले से जुड़ा ये नया खुलासा किया है। अभी तक आपको सिर्फ झांगुर बाबा के बारे में पता था और अब इस मामले में नए नए तार खुलते हुए सामने आ रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।